आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग NTA नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और ये 2015 का आपका पेपर है जो सेकंड पेपर हुआ था। इसके 25 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। आज हम लोग 26 से लेकर 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो 26 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस यूजेस एसोसिएट थिंकिंग। तो इसमें ये कह रहे हैं जो बुद्धि है हमारी, इंटेलिजेंस, कौन सी इंटेलिजेंस हमारी ऐसी है कि जो सहचार्यात्मक थिंकिंग को यूज़ करती है। तो अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि कौन सा बुद्धि का संप्रत्य है जो सहचार्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए जो सहचार्यात्मक चिंतन है ये भावात्मक बुद्धि है, ये आपका इसको प्रयोग करता है। तो इसके हिसाब से ये ठीक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि गेने के अधिक्रम के नियम अधिगम के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया गया। यह नहीं की बात हो रही है, उनका पूरा एक अधिक्रम है, पूरा उन्होंने क्रम बताया हुआ है कि किस तरीके से अधिगम की पहले किस तरीके से संकेत अधिगम पहले होता है, फिर आपका अनुक्रिया उद्दीपन होता है, फिर श्रृंखला होता है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा है कि उनकी जो अधिक्रम है, उनको जो उन्होंने क्रम से जो अधिगम को बताया है उसमें क्या नहीं शामिल है, हमको नहीं बताना है। तो अगर हम उनके ये क्वेश्चन भी आपके इसमें पेपर में कई बार आ चुका है और ये पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसको देखिए, इसकी इसका क्रम होता है वो नीचे से चलता है, यानी कि सबसे नीचे आपका आएगा संकेत, यानी कि सबसे बेसिक चीज़ है या सबसे शुरुआती चीज़ जो है आपकी है वो नीचे से शुरू। जैसे कि संकेत अधिगम जो है वो पहले बच्चा जो भी है वो संकेतों से, जैसे कोई भी चीज़ सीखता है संकेतों से सीखता है। तो पहला आपका संकेत अधिगम नीचे से, मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे से ये जो नीचे से आप लिखेंगे, नीचे का पहला पॉइंट आपका होगा संकेत अधिगम, उसके ऊपर आएगा अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम। तो ये आप लिख भी सकते हैं, ये एक जगह पे मैं जो बोल रही हूँ मैं आपको लिख लीजिए कि पहले नीचे से बात नीचे लिखिए, नीचे से लिखिए। सबसे पहले नीचे आएगा आपका संकेत अधिगम, उसके बाद आएगा आपका सेकंड नंबर पर अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम, तीसरा आपका है श्रृंखला अधिगम, ठीक है, चौथा आपका है शाब्दिक सहसंबंध अधिगम, हाँ, शाब्दिक संबंध अधिगम। और फिर आपका पांचवा है बहुभेदीय अधिगम, छठा है आपका प्रत्यय अधिगम और सातवां है अधिनियम अधिक्रम अधिगम और आपका आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें देखते हैं आपका संप्रत्यय अधिगम हुआ या विभेदीकरण अधिगम, समस्या अधिगम। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो समस्या अधिगम भी देखिए इसमें बताया गया है और अधिनियम अधिगम जो है ये भी बताया गया है, उद्दीपक अनुक्रिया ये भी बताया गया है। संप्रत्यय अधिगम जो है ये आपका इसमें नहीं होगा। विभेदीकरण भी है, बहुभेदीय इसमें है ना, बहुभेदीय अधिगम भी है, उद्दीपन है, लेकिन जो फर्स्ट है आपका संप्रत्यय अधिगम ये इसमें नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहीं की बात की है ना कि नहीं कौन सा है इसमें, वो हमको बताना है। तो जो भी हमने भी पढ़ा है उसमें देखिए कहीं संप्रत्यय का नाम नहीं था, तो ये हमारा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन प्रकार्य है। अब किसी भी बच्चे का जो शैक्षिक निष्पादन जो भी कार्य होता है, जो भी वो करता है, वो किस पे डिपेंड होता है, वो किस पे निर्धारित होता है, उसकी योग्यता पे निर्धारित होता है, उसकी अभिप्रेरणा जो कि उसकी रुचि है, जो कि जिस चीज़ से वो प्रेरित हो रहा है उसकी अभिप्रेरणा पे
निर्धारित है, तो इसीलिए आपका ये ठीक होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कक्षागत शिक्षण अधिगम जो कक्षा है आपकी, कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलन की अनुसूची आमतौर से नहीं पाई जाती। यहाँ पे भी नहीं पूछा हुआ है कि कौन सी, एक जो है इसमें 3 तो ऐसी होंगी जो पाई जाती होंगी और एक ऐसा आपका होगा जो आमतौर से नहीं पाया जाता। तो नहीं जो है वो आपको डिस्कवर करना है कौन सा है इसमें। तो पहला आपका है, देखिए पहला उन्होंने बताया है परिवर्ती, यानी कि परिवर्ती अनुपात अनुसूची। अब ये परिवर्ती अनुपात सूची क्या होती है ये आप लोग देख लीजिए, ये 29 है आपका। हाँ, इसमें वेरिएबल रेशियो शेड्यूल बता रहे हैं। और दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल्स। अब कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल में आपका क्या होता है, इसमें अगर इसको कहें तो इसमें जैसे कोई आपने अनुक्रिया की, जैसे बच्चे ने कोई अनुक्रिया की, छात्र अनुक्रिया करते रहते हैं और उसके बाद कोई भी अनुक्रिया करता है, छात्र कोई भी कार्य करता है क्लास में, तो उसको उसके बाद उसको प्रोत्साहन मिलता रहता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको पुनर्बलन मिलता रहता है, बार बार मिलता रहता है। ये कॉन्टिन्यूअस आपका जो ये पुनर्बलन है। अब दूसरा है आपका, तीसरा देखिए इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल क्या होता है, इंटरवल शेड्यूल में ये होता है कि एक निश्चित समय पे, जैसे बच्चे को कोई बच्चा कार्य करे तो उसको 5 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद, कभी 8 घंटे के बाद, ऐसे एक समय का अंतराल होता है, इंटरवल होता है, उसके बाद उसको पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये जो हो इंटरवल हो गया। और तीसरा आपका है ये चौथा आपका है फिक्स इंटरवल। इसमें एक टाइम निश्चित होता है कि हर 8-8 घंटे पे देना है, हर 1-1 घंटे पे इसको पुनर्बलन देना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका ये फिक्स जो है, तो इन्होंने बताया है कि आपका जो वेरिएबल ऑफ रेशियो शेड्यूल है ये भी आपका ठीक है। और फिक्स इंटरवल, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ समय निश्चित है कि इस टाइम पे देना है, ये नियत अंतराल सूची होती है और एक अंतराल सूची भी इसमें है। लेकिन जो आपका बी है अविराम अभिसूची, यानी ये जरूरी नहीं कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो बार बार आप उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, ये कोई निश्चित ये पर्याय नहीं पाई जाती है। ये आप इन्होंने पूछा है ना कि आपके अधिगम शिक्षण अधिगम में जो कक्षा में होता है उसमें कौन सी अनुसूची आमतौर से नहीं पाई जाती। तो जो नहीं पाई जाती है वो है आपकी अविराम अनुसूची, यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो होता रहता है आपका शेड्यूल्ड होता है कि बार बार उसको हर कार्य पे ही उसको प्रशंसा मिल रही है, पुनर्बलन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर कक्षा में देखा जाता है। तो आपका ये जो है बिल्कुल ठीक होगा। ये आपका है अविराम अनुसूची, ये नहीं पाई जाती है ज़्यादातर, तो ये आपका ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्नांकित अधिगम मनोवैज्ञानिकों की सूची में किसने भावाभिनिवेश को अधिगम का एक स्वरूप स्वीकार किया है। तो नीचे देखिए ये एक टर्म आपको दी हुई है और इन्होंने नीचे दिया हुआ है जो भी आपके जो भी थिंकर्स हैं या जो भी अधिगम के जो जनक हैं, तो टोलमैन और कुर्ट लुविन, कोहलर और पियाजे, इनकी बात हुई। तो उन्होंने कहा इसमें से कौन से हैं जिन्होंने इस टर्म के अधिगम को स्वरूप को स्वीकार किया है। तो अगर हम इसको इंग्लिश की टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, हाँ यहाँ पे इन्होंने बताया हु इज़ द फॉलोइंग ऑफ द लर्निंग साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड द कैथेक्सिस एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। इन्होंने कहा जो कैथेक्सिस है यानी कि जो इसको इस फॉर्म को रूप को किसने स्वीकार किया है। तो ये जो है टोलमैन जो हैं आपके, टोलमैन ने ये स्वीकार किया है और उन्होंने इसकी पूरी सूची भी बताई है। उन्होंने बताया है कि फील्ड अधिगम के बारे में बताया है कि जैसे पहला इन्होंने बताया इसकी पूरी एक ये 6 तरह की इन्होंने लर्निंग के बारे में बात की है। ये लर्निंग के 6 जो पॉइंट्स हमको स्वीकार करते हैं। तो आपका अगर पहला हम देखें तो एक तो इन्होंने फील्ड अधिगम की बात की है और कैथेक्सिस की बात भी करते हैं ये लोग। आपका
ये बात करते हैं, एक तो पहला इनका है कैथेक्सिस, उसकी बात करते हैं। दूसरा इन्होंने बात की है आपकी इक्विलेंस बिलीफ, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि आप इस पेपर में आपका कैथेक्सिस का बात पूछा हुआ है। और आगे जो इनकी लर्निंग के जो भी लर्निंग इन्होंने बताई है, 6 प्रकार की लर्निंग बताई है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये आप लिख लीजिए जगह पे, तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये पॉइंट आया है, उसके आगे जो लर्निंग है जो और है वो भी आ सकते हैं। तो पहला इनका है कैथेक्सिस इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है इक्विलेंस बिलीफ, यानी कि इक्विलेंस समान रूप से जो बिलीफ होता है आपका। और तीसरा बताया है फील्ड एक्सपेक्टेंसिस बताया है। और चौथा आपका है फील्ड कॉग्निशन मोड बताया है, फील्ड कॉग्निशन मोड्स बताए हैं। और पांचवा आपका है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन आपका बताया है। और छठा आपका है मोटर पैटर्न्स ये बताया। तो 6 प्रकार की इनकी लर्निंग हो गई। तो ये लर्निंग आप याद रखिएगा, क्योंकि इस आपको जो ये है आप कैथेक्सिस पूछा हुआ है तो और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो 6 लर्निंग है आपकी अधिगम की, ये इन्होंने अधिगम जो बताया था 6 प्रकार का टोलमैन ने बताया था। तो ये आपका टोलमैन इसमें ठीक होगा। अगर इसमें देखें तो आपका फर्स्ट ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बात हो रही है आपकी यहाँ पे बात हो रही है अचेतन अभिप्रेरण को विचार किस मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब आप लोग जब अचेतन अभिप्रेरण की बात करते हैं तो इसमें देखिए जहाँ अचेतन की बात हुई है, ये सब बातें जो है आप जब फ्रायड की आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, उनका अधिगम पढ़ते हैं, तो उसमें इन्होंने अवचेतन अभिप्रेरण की बात की है। तो उसके हिसाब से ये आपका ठीक होगा, आपका तीसरा ठीक है। अब 32 क्वेश्चन है आपका। 32 है एक व्यक्ति अपरिपक्व आत्मकेंद्रित अपरिपक्व विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार दर्शाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा इसमें थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। एक व्यक्ति अपरिपक्व आत्मकेंद्रित, यानी कि वो अपरिपक्व भी है, यानी कि उसमें मेच्योरिटी बिल्कुल मेच्योर नहीं है, अपरिपक्व है, आत्मकेंद्रित है, आत्मकेंद्रित है, विलोभित है और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करता है। तो हम क्या कहेंगे, वो कौन से व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। वो समाज विरोधी व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, कि व्योमहाव व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, कि बाध्यकारी व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, कि नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। तो वो जो है वो नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, यानी कि आपका सेकंड ठीक होगा। अगला आपको करना है कि ये आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक सेट में आपके प्रतिरक्षा प्रक्रम दिए हुए हैं, दूसरे सेट में उनके लक्षण दिए हैं, तो उनको आपको देखना है। देखिए प्रतिरक्षा कब होती है, जब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो छात्र होता है वो उसके सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं उससे वो बचने के लिए अपनी बहुत सी युक्तियाँ लगाता है। प्रतिरक्षा यानी कि मान लीजिए अभी एक इसमें मैं आपको एक प्रकार बताती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको स्कूल में डांटा गया, ठीक है, उसको बहुत ही गुस्सा आया। अब वो घर में आएगा तो वो गुस्सा अपना कहाँ निकालेगा, किसी अपने खिलौने को तोड़ देगा, ठीक है, अपने डॉगीज हैं उनको परेशान कर देगा या कुछ भी ऐसा करेगा। तो वो अपना गुस्सा जो है वहाँ पे विस्थापित कर देगा दूसरी जगह पे। तो ये भी एक प्रकार है प्रतिरक्षा का, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रकार हैं। यहाँ पे एक तरफ आपको प्रकार दे रखे हैं, प्रतिकार, विस्थापन, प्रतिगमन और आपका प्रतिक्रिया विधान। तो देखिए अगर आप प्रतिकार देखते हैं, प्रतिकार क्या होता है। प्रतिकार में है किसी हेतु की, यानी किसी हेतु की संतुष्टि के लिए प्रतिस्थापन कार्यकलाप पा लेता है।
ठीक है, ये आपका किसी, ये इसका आपका होगा किसी, थर्ड इसका है किसी हेतु की, आपके कोई भी आपका काम है, किसी चीज़ की संतुष्टि के लिए, किसी हेतु की संतुष्टि के लिए प्रतिस्थापन कार्यकलाप जो है पा लेता है। यानी कि इसको अगर इंग्लिश की टर्म में देखते हैं, वहाँ पर कंपेंसेशन की बात हुई है। जब अभी कोई भी आपका नुकसान हो जाता है तो आपको नुकसान भरपाई के लिए भी सरकार पैसा देती है। मान लीजिए सरकार कोई नियम बनाए और आप सड़क बना रही है, आपका घर उसमें आ रहा है, ठीक है, तो घर आपका तोड़ा जाएगा तो आपको नुकसान भरपाई के पैसे दिए जाएंगे, उसको कहते हैं प्रतिकार या कंपेंसेशन, यानी कि आपका जो नुकसान की भरपाई हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं किसी हेतु की संतुष्टि के लिए, कोई भी कार्य आपका हो गया किसी हेतु के, कोई आपका जैसे कोई चीज़, अब उन्होंने आपका मकान तोड़ दिया तो उसको पूर्ति के लिए, जो नुकसान आपका हुआ उस हेतु की पूर्ति के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए प्रतिस्थापन कार्यकलाप पा लेता है। उसकी जगह पे वो धन पा जाता है, कोई चीज़ पा जाता है, या कोई कार्यकलाप उसकी जगह पे हो जाता है। तो प्रतिकार का आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, यानी अगर इंग्लिश में देखें तो इसकी जो टर्म है वो कंपेंसेशन है। अब दूसरा आपका है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ है वो एक जगह पे रखी हुई है, अगर उसकी जगह से हम उसको हटा के दूसरी जगह पे स्थापित कर देते रखते हैं, उसको विस्थापन कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामान को उसकी जगह से हटाकर अलग जगह पे स्थापित कर देना, अलग जगह पे रख देना, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन का क्या होगा, इसमें विस्थापन का जो है हेतुक, इसमें हेतुक जो है आपका जो फोर है, देखिए फोर्थ जो देखिए, हेतुक जो है आपका वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें आपका कोई हित नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, हेतुक अपरिवर्तित रहता है, परंतु व्यक्ति भिन्न लक्षित उद्देश्य को प्रतिस्थापित करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनने का उसका सपना था, ठीक है, डॉक्टर बनने का सपना था, कुछ उसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, या उसकी और भी कुछ कंडीशन हो सकती नहीं सही थी, तो उसकी जगह पे वो जो उसने एक एम बनाया था, उसकी जगह पे उसने उसी क्षेत्र में और कोई काम कर लिया, डॉक्टर की जगह पे जो कंपाउंडर होते उसका रोल कर लिया, उसका काम कर लिया, उसको मिल गया, तो वो जो था उस जगह पे उसने अपने लक्ष्य को विस्थापित कर दिया, उस प्लेस से लाके दूसरे प्लेस पे वो चला गया। तो जब उसके इसमें जो हेतुक है वो अपरिवर्तित रहता है, परंतु व्यक्ति भिन्न लक्षित उद्देश्य को, दूसरे जो लक्षित उद्देश्य था उससे भिन्न लक्षित उद्देश्य को प्रतिस्थापित करता है। तो ये आपका हो गया विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब आपका प्रतिगमन। अब प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन का मतलब ये है कि इसमें आपका है कि उत्सुकता निर्लिप्तता में, हाँ इनकी ऐसी टर्म होती है, हाँ, उत्सुकता की गहनता को निर्लिप्तता में विकास अवस्था में पश्चगमन द्वारा कम किया जा सकता है। इसमें पश्चगमन की बात हो रही है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अपनी जो सामने सिचुएशन है उससे बचने के लिए, जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही हैं उससे बचने के लिए कोई छात्र है या कोई मनुष्य है वो रिग्रेशन, मतलब इनके पीछे की तरफ, अपने जो पास्ट की तरफ चला जाता है। और जैसे कोई बच्चा है, उसके सामने कोई परिस्थितियाँ आई तो वो पहले क्या करता था, छोटे में से अंगूठा उसका चूसने का वो था, कोई भी सोच रहा है, कोई भी चिंतन कर रहा है तो बच्चा ऐसे, अगर उसके मन में कोई बात है तो अंगूठा चूसता रहता है। तो कभी उसके जब सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है तो वो जो पुरानी बात है, जो पुराने पास्ट में उसने किया है, वो फिर से वो करने लग जाएगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम लोग प्रतिगमन कहते हैं, यानी कि सामने की परिस्थिति से बचने के लिए, उससे हम प्रतिरक्षा करने के लिए हम जो पुरानी स्थितियां हैं, पुरानी जो पास्ट में है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे उत्सुकता की गहनता को निर्लिप्तता में विकास अवस्था में पश्चगमन द्वारा कम किया जा सकता है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, हाँ, और आपका एक है प्रतिक्रिया विधान। अब प्रतिक्रिया विधान का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया विधान है जो वास्तविक आपका जो वास्तविक हेतु, जो आपका वास्तविक हेतु है, जो रियल है, वास्तविक हेतु जो है, जो असहज चिंता उत्पन्न कर उसे उसके विपरीत भाव में परिवर्तित कर देता है। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे आपका
तो आपका प्रतिकार का जो था तीसरा, प्रतिकार का तीसरा था आपका, और विस्थापन का आपका ये आपका हेतु अपरिवर्तित रहता है इसमें, यानी कि इसका चौथा था, तीसरा चौथा। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आपका तीसरा चौथा और प्रतिगमन का आपका था पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका सेकंड ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा। अब यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसका कौन सा व्यवहार वो अपना दर्शाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, उसके द्वारा की गई गलतियों पर पश्चाताप करेगा, या दूसरे की जो गलती है उसको निकालेगा, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाएगा, दूसरों की कमजोरियों का पता लगाएगा। इसमें क्या करेगा वो, इसमें देखिए दूसरों की गलतियां निकालना ये भी गलत है, दूसरों की कमजोरियों का पता लगाना ये भी गलत है, उसके द्वारा की गई गलतियों को पश्चाताप करके बैठना ये भी गलत है। तो तीसरा है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना, ये बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है आपका कि संकट के समय सामान्यता असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है। देखो भी संकट आए तो हम लोग ज़्यादातर नर्वस हो जाते हैं ना, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। क्यों? अब ये कह रहे हैं क्योंकि, उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्टों में से प्रतिबिंबित होते हैं। क्योंकि हमको अब ये कारण तो यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले यहाँ क्योंकि बताना चाहिए, नहीं कारण क्या है उसका, भाई क्या ऐसा क्यों होता है ये बताना चाहिए, तो इन्होंने ये बात तो बताई नहीं है। इन्होंने बताई व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्ट से प्रतिबिंबित होता है। तो देखो ये पहला तो ठीक है, आपका ए सत्य है, ठीक है, और आपका आर भी सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए की सही कारण नहीं बता रहा है। ये बताया ना, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ये आपका ठीक होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 36, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा करता है। परिचर्चा आयोजित हुई है, कुछ बच्चों का ग्रुप बनाया है, विद्यार्थियों को बिठाया, वहाँ परिचर्चा हो रही है, और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग जब 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, उच्चतर माध्यमिक की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि टीचर है या तो बाहर से कोई आपका काउंसलर आता है, या शिक्षक जो है विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा करता है, और आपका विषय का चयन करने में, जैसे आप 10th में हैं तो विषय का चयन करते हैं, तो विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। तो इस तरीके के जो निर्देशन दिया जाता है ये किस निर्देशन से आपका संबंधित है, ये आपका व्यवसायिक निर्देशन से संबंधित है। बच्चा आगे चल के जिस व्यवसाय में जाना चाहता है उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट चुनता है। अगर साइंस साइड से उसको कुछ करना है आगे, या आर्ट साइड से करना है, इन सब चीज़ों से अब तो वो इस तरीके से चुनता है। लेकिन अब तो शिक्षा नीति चेंज हो गई है, ये पहले के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। तो उस समय जो इनका उच्चतर माध्यमिक में जो आपका निर्देशन होता है, वे व्यवसायिक निर्देशन आपका है। तो सेकंड ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है कि विषय का महत्व और व्यवहार्यता तथा अध्ययन के लिए आवश्यक समय को चाहिए। अब ये कह रहे किसी विषय का महत्व, उस विषय का महत्व और वो उसको व्यवहार में लाना है, उसका अध्ययन करना है, तो के लिए आवश्यक समय को चाहिए। क्या चाहिए? आवश्यक समय को, फिर आपका देखिए फिल इन द ब्लैंक है कि आवश्यक समय को डैश के समय ध्यान में रखना चाहिए। अब विषय का चयन
व्यवहार और अध्ययन का और आवश्यक समय को, ये हम समस्या का जब चयन करते हैं, कोई भी समस्या हम ले रहे हैं तो पहले ही ध्यान देते हैं कि उस विषय का महत्व को देखते हैं कि हम जो समस्या शोध करने जा रहे हैं उस समस्या का विषय का महत्व है। व्यवहार में हम उसका जब शोध करेंगे, व्यवहारिकता है उसमें, उसका अध्ययन करने के लिए कितना आवश्यक समय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये किस तरीके, तो ये समस्या का जब चयन करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा विषय का महत्व, व्यवहार्यता तथा अध्ययन के लिए आवश्यक समय को समस्या के चयन के समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन आंकड़ों को संग्रहित किया जाना चाहिए? आंकड़ों की कौन सी विशेषताएं सुसंगत हैं और उनका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है? ये सब जो बातें हैं, इस उद्देश्य की किन प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा? ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं यदि, ठीक है। अब यदि यहाँ पूछ रहे हैं क्यों, ये चीज़ें कहाँ दी जा सकती हैं? ये चीज़ें जो होती हैं वो समस्या को समुचित रूप से परिभाषित किया जाता है। देखिए, जब समस्या को समुचित रूप से परिभाषित कर लिया जाता है तो फिर वहाँ पे जो आंकड़े होते हैं उनको संग्रहित किया जाता है, आंकड़ों की विशेषताएं सुसंगत होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उद्देश्य बताए जाते, प्रविधियाँ अपनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? ये सब होती है समस्या को समुचित रूप से परिभाषित किया जाता है। तो सेकंड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 39 की एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर जो है आपका व्यवहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रणों के साथ छात्रों की उपलब्धि पर पुनर्बलन के प्रभाव पर अध्ययन कर रहा है। तो इस स्थिति के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, एक अनुसंधानकर्ता व्यवहारिक स्थितियों की बात हो रही है यहाँ पे, व्यवहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रण, यानी कि जो आपका चर है, जो वेरिएबल है, उस पर उचित नियंत्रण भी हो रहा है। उचित नियंत्रण के साथ छात्रों की उपलब्धि, यहाँ पे हम कोई नई चीज़ तो शोध नहीं कर रहे हैं, छात्रों की जो उपलब्धि है, जो चीज़ हो रही है उस पर हम, जो चीज़ हो चुकी है या हो रही है, छात्रों की उपलब्धि पर जो पुनर्बलन, जो उपलब्धि होती है, बच्चे जो अगर अच्छे नंबर लाता है, कम नंबर लाता है, जो भी उपलब्धि उसकी होती है, उस पर जो पुनर्बलम, जो भी शाबाशियाँ मिलती हैं, जो भी मार्क्स मिलते हैं, जो भी प्राइज़ दिए जाते हैं, वो जो उपलब्धि का पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन वो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा शोध लगाएंगे? तो यहाँ पे हम जो शोध लगाएंगे वो आपका है व्यवहारत अनुसंधान है, यानी कि सेकंड आपका ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो आपका ये है यहाँ पे आपका है एक फंडामेंटल रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च होती है आपकी। एक्शन रिसर्च है, जो कि ज़्यादातर विद्यालयों में किया जाता है, यूनिवर्सिटी में किया जाता है एक्शन रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च जो है, हम किसी जो चीज़ हो चुकी है, जो भी डाटा हमारे पास है, उस पर हम कोई एक सिचुएशन को, प्रभाव को जानने के लिए हम अप्लाई रिसर्च यानी व्यवहार में इसको लाते हैं। ये अप्लाइड रिसर्च आपकी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विमात्मक प्रतिदर्शन की विधि किसके सादृश्य है? विमात्मक यानी कि ये किसके समान है, किस विधि के समान है? तो ये आपकी अनुपातिक, विमात्मक क्या होता है यहाँ पे? विमात्मक मतलब अनुपात, ठीक है। तो ये अनुपातिक प्रतिदर्शन का प्रबलित रूप है। अगला क्वेश्चन कि साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू की को जो सेवार्थी है, जो कि लेने आया है सेवा, जो कि अपनी सलाह लेने आया है, जो सेवार्थी की समस्या जो है का विश्लेषण करने हेतु सर्वोत्तम साधन जो माना जाता है, क्योंकि साक्षात्कार जो हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, उसको हम उसकी सेवार्थी की समस्या का विश्लेषण करने हेतु सबसे अच्छा साधन क्यों मानते हैं, ये हमको बताना है। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे हम छात्र की, जब सामने छात्र बैठा है और जो सेवार्थी बैठा है, तो उसकी आरंभिक जानकारी वो प्रदान करता है। जो भी जानकारी है वो एक आरंभिक जानकारी, जो प्रारंभिक चीज़ है, जो शुरुआत है, वो सारी जानकारी प्रदान करता है।
मतलब कि हम कोई भी चीज़ उसको बता रहे हैं, कोई वो सलाह लेने आया है, तो जब तक हम वो कोई समस्या है उसके पास, जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, उसका आरंभिक चीज़ नहीं जानेंगे, कहाँ से कहाँ समस्या उत्पन्न हुई, क्या जड़ है क्या है, तो वो चीज़ जो है, इसीलिए इंटरव्यू को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये आरंभिक जानकारी प्रदान करता है। तो आपका सेकंड ठीक होगा। अब अगला है 42 है आपका त्रिभुजन एक पद्धति है जिसमें कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके इससे पहले मैंने जो पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें भी आ चुका है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें आप लोगों को समझाया है। और यहाँ पे जो त्रिभुजन जो है ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे ये कह रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया है कि दो या दो से ज़्यादा, इसमें अनुसंधान जैसे बहुत सारे आपके मध्यमान हैं, ये बहुत से अनुसंधान आपने कर लिया, दो से या दो से ज़्यादा अनुसंधान उपकरणों का आप क्या करते हैं, इस पद्धति द्वारा प्रयोग करके उसको देखते हैं कि कितना ये ठीक है, कितना ये ऑथेंटिक है, कितना नहीं है। तो ये आपका जो है 4 जो है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान के प्रघटन शास्त्रीय उपागम में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान के प्रघटनीय शास्त्रीय उपागम की बात हो रही है, उसमें शामिल जो चरण है, जो स्टेप है उनकी बात हो रही है। तो जो इसमें स्टेप होगा आपका अंतर्वेशन, अंतर्वेशन यानी कि कोई भी चीज़ है पहले हम उसका अन्वेषण करते हैं, अंतर्वेशन करते हैं, उसको जांच करते हैं, फिर उद्भवन आएगा आपका, फिर आपका प्रद्युति, फिर अर्थ विश्लेषण, फिर रचनात्मक संश्लेषण। तो इसके हिसाब से आपका जो 4 है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ कोई अन्वेषक है आपका, जैसे कोई अन्वेषक है, तटवर्तीय क्षेत्र, जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में माताओं की शैक्षणिक जो स्थिति है, उनकी कितनी शिक्षा हुई है, शैक्षणिक स्थिति और छात्रों और जो छात्र वहाँ के उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के बीच जो संबंध स्थापित करना चाहता है, तो यहाँ पे कौन सा अनुसंधान वो लगाएगा। अब यहाँ पे वो लगाएगा जो आपका है कार्योत्तर पद्धति, वो लगाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी पहले से जो शैक्षणिक स्थिति थी और जो भी छात्रों की उसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये पहले घटित हो चुका है, इसमें कुछ करना नहीं है उसको, और बस आंकड़े उठाने हैं। तो इसको हम बताएंगे कार्योत्तर पद्धति इसको कहते हैं। और इसके हिसाब से हम लोग देखें तो आपका तो ये आपका 4 जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि शैक्षणिक अनुसंधान हो रहा है, यहाँ पे व्याख्या और सारांश के लिए समान प्रकार के कई अध्ययन हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे बहुत से शैक्षिक अनुसंधान में व्याख्या हो रही है, सारांश के लिए समान प्रकार के कई अध्ययन किए जा रहे हैं, उनके औसत परिणामों पर विचार किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम मेटा विश्लेषण कहते हैं। ये भी पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक जब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। तो ये आपका सेकेंड ठीक होगा इसमें। अब आपका जो 46 है कि सहसंबंध गुणक आंकलित करने के लिए, सहसंबंध गुणक आंकलित करने के हेतु निम्नलिखित में से किस प्रविधि के लिए दोनों चरों की विशेषताओं को नामित मापनी के आधार पर वास्तविक द्विज की मान्यता आवश्यक होती है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका है फाई गुणांक आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शैक्षिक अनुसंधानकर्ता और शैक्षिक निष्पादन का अभिप्रेरणा के मध्य संबंध देखने हेतु तीसरे चर को हम सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और जब हम दो चरों के बीच में संबंध देखने के लिए तीसरे को हम उसको एक तरह से सप्रेस कर देते हैं या उसको नियंत्रण में ला देते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी प्रविधि होती है वो आंशिक सहसंबंध की होती है। तो ये आपके हिसाब से ये ठीक होगा, 4 बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आपका क्वेश्चन अगला है
अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के शिक्षक, यहाँ पे आपको सम करना है तो सम, क्योंकि यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता तो इसमें आपका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर आपका सेकंड है। आगे चलते हैं, आगे आपका है 49 है। 49 में क्या कह रहे हैं कि सामान्य वितरण की तीनों केंद्रवर्ती मानों की एक क्या स्थिति होती है। देखिए जो सामान्य वितरण जो होता है, यानी कि आपका जो केंद्रवर्ती बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका तीनों ही मान एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। सामान्य वितरण जब हम करते हैं तो तीनों केंद्रवर्ती मान जो हैं, यानी कि मीन, मीडियम, मोड, ये तीनों ही आपके तीनों की ही मान एक बिंदु पर अवस्थित होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट डी आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। यहाँ पे सही नहीं की बात हो रही है, तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे कि सह संबंध का कारण कार्य संबंध का परिसूचक है, सह संबंध कारक कारण और कार्य संबंध परिसूचक है, और नकारात्मक और इसके हिसाब से काई स्क्वायर एक वितरण मुक्त परीक्षण है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारे ही ठीक हैं। जो पहला है आपका ए वो गलत है, यानी कि नहीं की बात पूछ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपका पहला ठीक होगा। और ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई है, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।